नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, एक खबर जो पावर गैलरी में बहुत तेजी से अभी कौंध रही है, वो खबर है कि इस्तीफा तो हो गया धर्मेंद्र प्रधान का, लेकिन इस्तीफा के पहले जो जो कुछ भी हुआ वो बहुत मामूली, बहुत साधारण नहीं था। और इसके बाद एक बहुत बड़ी रिपोर्ट, नई एक पहली रिपोर्ट आई थी जो बहुत पहले प्रधानमंत्री के टेबल पर पहुंचा था, लेकिन अब एक नई रिपोर्ट इंटेलिजेंस की देश भर की प्रधानमंत्री की टेबल पर पहुंचा है। गृह मंत्रालय के टेबल पर भी है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के भी टेबल पर है, एनएसए के टेबल पर भी है। और अभी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है मित्रों कि 150 कंपनी, 150 टुकड़ियां, कम से कम 15,000 पर्सनल, 15,000, जिसमें दिल्ली पुलिस के जवान थे, सीआरपीएफ के जवान थे, आरएएफ थे, रैपिड एक्शन फोर्स थे, बीएसएफ के थे, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इंडो तिब्बतन फोर्स के जवान थे। 15,000 फोर्सेस को डिप्लॉय किया गया दिल्ली में। 15,000, ये छोटी संख्या नहीं है। और ये जो डिप्लॉयमेंट था, ये डिप्लॉयमेंट दिल्ली की जगह जो है जंतर मंतर, संसद भवन और उसके आसपास के इलाकों में ही इतनी तादाद में पुलिस बल तैनात थे। और कुछ जो दिल्ली पहुंचने वाले रास्ते पर बहुत सारे हाईवेज जो एंट्री कर रहे हैं दिल्ली में, हरियाणा की तरफ से, हरियाणा के दोनों तरफ से, गुड़गांव की तरफ से, और इधर सोनीपत पानीपत से जो रास्ता आता है उसकी तरफ से, जो डायरेक्ट पश्चिमी दिल्ली में इंटर करता है, और गुड़गांव से दिल्ली जो इंटर करता है। इसके अलावा गाज़ियाबाद और नोएडा से जो दिल्ली इंटर करता है, फरीदाबाद से जो दिल्ली इंटर करता है, उन सभी इंट्रांस पे दिल्ली की खुफिया एजेंसी और सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात हो गए। अब आपको थोड़ा सा नेपथ्य में लिए चलता हूं। कुछ दिन पहले आपने प्रधानमंत्री का एक भाषण सुना था एक टेलीविजन चैनल में। उसमें कह रहे थे कि ये देखिए किस किस प्रकार का खेल करते हैं। जब बिजली नहीं है तो ये कहेंगे कि देखिए फलाने देश में 24 घंटे बिजली रहती है, हमारे यहाँ बिजली नहीं है। और जब बिजली के लिए हम लोग काम करते हैं तो कहते हैं कि ये देखिए कोयले की तस्करी हो रही है, खनन माफिया काम कर रहा है, खनन ये काम कर रहा है, पर्यावरण इससे दूषित हो रहा है, वहाँ अड़ंगा लगाया जाता है। न्यूक्लियर पावर प्लांट हम लगाने जाएंगे तो उस पर अड़ंगा लगाएंगे। एक बहुत बड़ी फहरिस्त तो जब ये प्रधानमंत्री बने थे, जब यूपीए की सत्ता गई थी, तभी इनके पास आई थी कि देश भर में कितने ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो शुद्ध रूप से अमेरिकी पैसे पे पर्यावरण की नाम पर, इकोलॉजिकल डिसऑर्डर के नाम पर, पर्यावरणीय अशुद्धि के नाम पर, जंगल कटाई के नाम पर, जल, मानुष, जमीन, इसके नाम पर विरोध खड़ा करते हैं, आंदोलन खड़ा करते हैं, विकास की गतिविधि को रोकते हैं। और दूसरी तरफ एक बैटरी है जो इधर ये गेम प्लान करती है कि देखिए हमारे यहाँ बिजली नहीं है, हमारे यहाँ सड़क नहीं है। नक्सली प्रभावित जो इलाका है, उस इलाके में अगर सड़क बने तो नक्सली सड़क बनने नहीं देते थे। अब नक्सलियों के इलाके में भी सड़क बन रहे हैं। नक्सली समस्या लगभग लगभग खत्म हो चुकी है। लेकिन एक नक्सल जो दिल्ली में, मुंबई में, शहरों में बैठा है,
उसकी दाना पानी अभी भी चल रही है, उसमें कोई कमी नहीं है, जिसे सरकार नक्सल, अर्बन नक्सल कहते हैं। हर सरकार की कुछ न कुछ कमजोरियां होती हैं, वो एक इनहेरेंट कमजोरियां होती हैं, लेकिन इनहेरेंट कमजोरियों के बारे में आप जिक्र कर सकते हैं, आपको पूरा अधिकार है करने का। उसमें अगर कोई लूप होल्स है तो आप उसे उठाइए, मजबूती से उठाइए, लेकिन इस तरह का प्रपंच करेंगे आप? अभी न्यूक्लियर पावर प्लांट तमिलनाडु में, झारखंड में और उड़ीसा में जादूगोड़ा में, और झारखंड के कई इलाकों में जहां से कि न्यूक्लियर निकल सकता है और वहां प्लांट बैठाए जा सकते हैं, वहां फैलाया गया कि साहब यहां तो कैंसर हो रहा है, यहां बच्चे अपाहिज हो रहे हैं, और तो और महिलाएं गर्भ ही धारण नहीं कर पा रही हैं, उनका गर्भपात हो जा रहा है रेडिएशन से तकलीफ होती है। लेकिन इसका आप ठीक तरीके से आकलन करके उस आबादी को कहां शिफ्ट किया जाए, कैसे किया जाए। न्यूक्लियर पावर एनर्जी, मैंने इसके पहले जो कार्यक्रम किया है उसमें भी मैंने आपको बताया था कि एनर्जी सफिशिएंट और एनर्जी इंडिपेंडेंस भारत को किसी भी सूरत में चाहिए, और उसके लिए सीमित स्रोत ही हैं जिस पर हमें शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो कंजम्पशन है पॉपुलेशन के हिसाब से वो अन्य देशों के मुकाबले अधिक है। हमारे यहाँ बिजली की भी खपत ज़्यादा है, तो बिजली का प्रोडक्शन भी हमें बढ़ाना पड़ेगा, अधिक बढ़ाना पड़ेगा। और अगर बिजली का प्रोडक्शन हमें बढ़ाना पड़ेगा तो कहीं ना कहीं हमको पर्यावरण से कुछ समझौते करने पड़ेंगे, कुछ समय के लिए समझौते करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि सर्वकालीन समझौता करना पड़ेगा। आपको मालूम होना चाहिए कि नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन एनटीपीसी जो पावर प्रोडक्शन का काम करती है, थर्मल पावर प्रोडक्शन का काम करती है, वो जितना प्रोडक्शन का काम करती है, जहां वो फैक्ट्री लगाती है वो कंपनी, उसके आसपास या देश भर में इकोलॉजी को ठीक दुरुस्त करने के लिए, पर्यावरण पर कोई दुष्प्रभाव ना हो, उन इलाकों में उनकी कोशिश होती है कि अधिक से अधिक प्लांटेशन किए जाएं, और उस पर उनका एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का, सीएसआर का एक बजट भी होता है। वो अवेयरनेस का भी काम करते हैं और डायरेक्ट प्लांटेशन को प्रमोट भी करते हैं, तो हर तरह का कैंपेन भी करते हैं, लेकिन उनको इनसे कोई लेना देना नहीं है। अभी मित्रों सिर्फ एक बात नहीं आई है सामने कि पावर को लेकर के डिफिशियंसी। अभी कुछ देर पहले श्रीमान अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जानकारी दी है कि शनिवार को वो एक टाउन हॉल करने जा रहे हैं, और टाउन हॉल कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में करने की उनकी योजना है। अब आज तारीख हो गई 27, कल 28, 29, 30, 31, 1, 2 और 4 को एक अलग कॉल है। E20 जनता पार्टी का निर्माण हो चुका है, सोशल मीडिया ट्रेंड करना शुरू कर चुका है। E20 जनता पार्टी और कुछ भी नहीं है, अरविंद केजरीवाल का एक यूनिट है आम आदमी पार्टी का। जैसे कि कॉकरोच जनता पार्टी कुछ भी नहीं है, कॉकरोच जनता पार्टी एक यूनिट है आम आदमी पार्टी का। अंडरहैंड डील हुई है आम आदमी पार्टी और कॉकरोच जनता पार्टी के जो कर्ता धर्ता अभी आपको दिखाई पड़ रहे हैं, ये असल में श्रीमान अरविंद केजरीवाल के फ्रंटमैन हैं। कॉकरोच जनता पार्टी कोई रजिस्टर्ड पार्टी तो है नहीं, पॉलिटिकल पार्टी तो बनी नहीं, कल को देखा जाएगा। ये अपना बना करके रखे हैं कि अगर मान लो कि आम आदमी पार्टी
कहीं से भी कुछ गड़बड़ हो रहा हो तो एक पार्टी बना के रखो, अगर वैसी कोई स्थिति आ गई तो इस पार्टी को रजिस्टर करा लिया जाएगा। हमारे पास जनमानस रहे, कोई बात नहीं, कॉकरोच जो चल जाए वही ठीक है। सीजेपी होगा, कॉकरोच लोग भूल जाएंगे। तो कॉकरोच जनता पार्टी जेएनजी को लेकर के इनका पूरा जो नेटवर्क है, उनके पास एक मजबूत डेटा है, और वो डेटा है 18 वर्ष से लेकर के 30 वर्ष के आयु ग्रुप का। ये मैं पहले भी बता चुका हूं, फिर मैं आज आपको बता रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल एंड इनकी पूरी कंपनी ने पूरा शोध करके ये डेटा निकाला है कि ये जो जेएनजी है, इस जेएनजी को अपने तरफ कैसे किया जाए। इसे जाति के नाम पर भी नहीं बड़गलाया जा सकता है, जाति से बाहर निकाला जा सकता है। उसी के ऊपर अरविंद केजरीवाल काम करना प्रारंभ किए हैं। तो पहला जो इनकी रणनीति थी उसमें इनको कामयाबी मिल गई। इनके संस्थान में पहले से काम करने वाले लड़कों ने एक डमी पार्टी बना ली, उसको बाहर से वोट के माध्यम से उसका फॉलोअर खरीदा, जिस फॉलोअर में अधिक संख्या पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल से थे। और अगर यही इनके फॉलोअर होते तो पहले दिन जो प्रदर्शन हुआ उसमें लोग आते, नहीं आया। मतलब आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कॉल दे रहे थे, लोग नहीं आ रहे थे। अब इनकी परेशानी ये थी कि ये डायरेक्ट सामने आना नहीं चाहते, वरना राज खुल जाता। पहले ही दिन अगर चले आते तो राज खुल जाता। तो ये चुप्पी लगाए रहे, कुछ दिनों तक देखते रहे। और फिर जब एक कॉकरोच जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने मुलाकात कर ली सोनम वांगचुक से, और सोनम वांगचुक ने हामी भर दी कि हाँ मैं अनशन के लिए तैयार हूं, तब फिर सोनम वांगचुक के जैसे ही ये सीन में आए 6 जून के बाद, जुलाई में जैसे ही सोनम वांगचुक आए कि हम अनशन पर बैठेंगे, उसके बाद धीरे धीरे परिस्थिति बदली। लेकिन 19 जुलाई तक, 19 दिन तक धरना पर बैठने के पहले 15 दिन तक जो उनका अनशन था, उसमें वो फ्रस्ट्रेटेड हो रहे थे। वो कह रहे थे कि लोग नहीं आ रहे हैं, वो बार बार कॉल दे रहे थे। 15 दिन जब धरना का हो गया तो इन लोगों ने एक नई रणनीति बनाई कि सोनम वांगचुक अगले 2-3 दिन में मर जाएंगे। बजाबता वीडियो बनाना शुरू कर दिया कि सोनम वांगचुक की स्थिति ऐसी हो गई है कि अगले 2-3 दिन में सोनम वांगचुक जी मर जाएंगे। क्या कर रहे हैं, किसका इंतजार कर रहे हैं, सोनम वांगचुक जी के मरने का, आइए हमारे पास। तो ये कह कह करके इमोशनल ब्लैकमेल किया। और जब धीरे धीरे इनको लगा कि अब ये फेल हो रहे हैं, तब फिर केजरीवाल की पूरी बैटरी उतर गई। विशाल डडलानी उतर गया, कुणाल कामरा उतर गया, राठी उतर गया, और फिर राखी सावंत भी उतर गई। फिर उसके बाद तो स्वरा भास्कर उतर गई, बाकी लोग, खानम गैंग उतर गई, अयूब उतर गई। ये सारे लोग धीरे धीरे, जुबैर उतर गए, सारे लोग एक साथ उतर गए, और बिल्कुल कोऑर्डिनेटेड स्टाइल में फिर इनका काम होना शुरू हो गया। बजाबता वीडियो बना बना करके डालना शुरू हो गया कि सोनम वांगचुक 1-2 दिन में मर जाएंगे। ये वो रणनीति का हिस्सा था कि इस तरह का आप इमोशनल अपील करें ताकि लोग आएं। लोग आ नहीं रहे थे। आम आदमी पार्टी के सीन में आने के बाद भी लोग नहीं आ रहे थे, क्योंकि बहुत सारे लोग ये समझ रहे थे कि ये जो मामला है ये अरविंद केजरीवाल का है। कांग्रेस पार्टी भी उसको समर्थन नहीं कर रही थी। लेकिन धीरे धीरे इन्होंने अखिलेश यादव से बात की। अखिलेश यादव की पत्नी को भेजने पर मजबूर होना पड़ा कि भाई चले जाओ, ये मामला तूल पकड़ रहा है। फिर इसने ठाकरे से मुलाकात की, फिर शरद पवार से मुलाकात की, ममता बनर्जी की पार्टी में बात किया तो महुआ मोइत्रा पहुंच गई। इस तरीके से धीरे धीरे कांग्रेस से भी निगोशिएशन इनका चल रहा था। लेकिन कांग्रेस को मालूम था कि ये पूरा प्रकरण अरविंद केजरीवाल के द्वारा उठाया गया है, ये नीट का तो हम लेके चल रहे थे, ये हमसे बाजार खींच रहा है, इस बाजार के बड़े सेल्समैन तो हम हैं। तो राहुल गांधी गए नहीं। जब ये पूरी तरह से सीन में आ गए तब धीरे धीरे माहौल बनने लगा, और फिर देश भर में आग लगाने की योजना तैयार हुई, और दिल्ली में आग लगाने की योजना तैयार हुई।
तब फिर इंटेलिजेंस की रिपोर्ट पहुंची कि इसको तत्काल डाइल्यूट करने के लिए, क्योंकि इसके लिए भी हमें तैयारी करने के लिए भी पूरी एक वक्त चाहिए, मतलब सिक्योरिटी फोर्सेस को भी मोर्चा लेने के लिए कि अगर इस तरह के बलवाई सड़क पर आते हैं तो क्या किया जाए। अब आप कल्पना कीजिए, बीएसएफ के जवान, दिल्ली पुलिस के जवान, आरएएफ के जवान, सीआरपीएफ के जवान, इंडो तिब्बत पुलिस बल, ये सारी 150 टुकड़ी दिल्ली पहुंच गई। हेलीकॉप्टर उड़ने लगे, हेलीकॉप्टर से विजिलेंस शुरू हो गया, हेलीकॉप्टर से जवान उतरने लगे, जगह ब जगह से जवान आना शुरू हो गया, और आनन फानन में इतनी टुकड़ी दिल्ली में उतारनी पड़ी। ये मामूली घटना नहीं थी, देश को आग लगाने की पूरी योजना थी। और अब ये जो नई योजना आई है, जो आज श्रीमान अरविंद केजरीवाल ने जो अब नया खेल शुरू किया है, वो है E20 का। तो शनिवार को ये अब करने जा रहे हैं टाउन हॉल, और शनिवार को ये ऑटो वालों को पकड़ेंगे सबसे पहले, मोटरसाइकिल वालों को पकड़ेंगे सबसे पहले। इनको मालूम है कि ये जो वोटर है ये ज़्यादा दिमाग लगाएगा नहीं, ये जो सपोर्टर है वो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएगा। अगर इनके बीच में भ्रम फैला दिया जाए कि ये इथेनॉल से आपकी गाड़ी खराब हो रही है, तो शायद उनको ये बात समझ में आ जाएगी, और जैसे ही ये बात समझ में आएगी वो हमारे रास्ते पर चले आएंगे। तो दो तरफा खेल चल रहा है। अब दूसरी साजिश समझिए, एक और खेल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बताया कि क्रूड ऑयल के कीमतें बढ़ती जा रही हैं, इधर प्राइस महंगा होगा ही होगा। अब इंटेलिजेंस एजेंसी परेशान है कि अरविंद केजरीवाल बार बार इस देश को धूर्त बनाने में, छलने में कामयाबी हासिल कर रहा है। यह अरविंद केजरीवाल एक बार धूर्तता की कहानी लेकर के आया था ओम्बुड्समैन के नाम पर, लोकपाल के नाम पर। टोटल झूठ, टोटल फ्रॉड। पूरी दुनिया ने देख लिया, समझ लिया कि इस व्यक्ति का एजेंडा क्या था। कुछ भी सुधार नहीं किया, बस एक ही एजेंडा था, हाउ टू ग्रैब द पॉलिटिकल पावर। इस व्यक्ति के साथ पूरा देश खड़ा हुआ था, हम भी खड़े हुए थे, लेकिन तब मालूम नहीं था कि ये इस स्तर का धूर्त है। इसने नाम दे दिया आजादी की दूसरी लड़ाई। जो उस आंदोलन में शामिल हुए, मैं अपने युवाओं से ये कहना चाहता हूं कि आपकी इंटेलिजेंस एजेंसी भी आपको कह रही, जो उसके आंदोलन में शामिल हुए, सबके घर आलीशान बन गए, सब महान बन गया, सबको कुछ ना कुछ मिल गया। रामदेव जी बन गए। पिछले 10 साल में मीटोरिक राइज हुआ रामदेव जी का। आंदोलन से जुड़े लेकिन हट गए थे। किरण बेदी आंदोलन में आई, अंत में वो बीजेपी ज्वाइन कर ली, गवर्नर बन गई। रावत जी कुछ देर के लिए साथ में आए थे, वो भी बीजेपी ज्वाइन कर लिए, मिनिस्टर बन गए। कुमार विश्वास का तो कहना ही क्या, जिनका 5,000 रुपए की कमाई थी, अब वो कथावाचक बन गए हैं, लाखों में उनकी कमाई चल रही है। हालांकि वो अपने को इंडिपेंडेंट कहते हैं, राइट विंगर कहते हैं, और राइट विंगर इन द सेंस कि राम और कृष्ण का भजन करते हैं वो, और कई मौकों पर वो वामियों के एजेंडे से अपने को दूर रखते हैं। लेकिन सबके सब उस आंदोलन से बन गए, इस आंदोलन से भी कुछ लोग बन जाएंगे। आप वहीं हाशिए पर खड़े मिलेंगे। वो मोटरसाइकिल वाले मोटरसाइकिल ही चलाते रहेंगे, ऑटो वाले ऑटो ही चलाते रहेंगे, लेकिन आपका नाम लेकर के, आपका दुकान छीन करके ये अपनी दुकान चला लेंगे। यही टाउन हॉल का एजेंडा है। टाउन हॉल का एजेंडा भ्रम फैलाने का एजेंडा है, और इसीलिए अब इंटेलिजेंस एजेंसी ओवरबर्डन्ड है। एनएसए डोवल रात भर जग करके, उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि विदेशी दुश्मनों से तो लड़ाई की जा सकती है, लेकिन हमारे देश के अंदर इतने धूर्त हैं जो एक के बाद एक धूर्तता करते जा रहे हैं। अब सवाल है कि सरकार को भी ये बात समझनी पड़ेगी कि आप ऐसे धूर्तों से, हालांकि धूर्तता से ही निपटी जा सकती है, लेकिन आप धूर्तता में भी फेल हो रहे हैं। तो कोई रास्ता आप सही का चुन लीजिए, सही रास्ते पर निकल पड़िए। लेकिन ये चुनौती सरकार के लिए है, इसलिए खुफिया एजेंसियां रत जगह कर रही हैं मित्रों। शनिवार का टाउन हॉल होगा, 4 अगस्त का कॉल दिया गया है,
देश भर में अब इथेनॉल का माहौल बनेगा और बनाया जाएगा इथेनॉल का। ये रुकने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि अब ये कह रहा है कि झूठी बात कह रहे हैं कि पंजाब में कोई पेपर लीक नहीं हुआ। पंजाब में पेपर लीक होने की खबर है, लेकिन ये खुद कह रहे हैं कि नहीं, पंजाब में कोई पेपर लीक नहीं हुआ। इनकी जो नाकामी है, इनका जो भ्रष्टाचार का मुद्दा है, शराब घोटाले का, वो मुद्दा चर्चा में नहीं आए, और अन्य जो घोटाले हैं वो मुद्दा चर्चा में नहीं आए। इनको जो पन्नू ने 100 करोड़ रुपए दिए थे या नहीं दिए थे, वो जो चर्चा चल रही थी, वो मुद्दा फिर से ना जगे। इसलिए ये नीट का मामला लिया, इसलिए अब ये इथेनॉल का मामला ले रहा है, और वो ऐसे ऐसे मुद्दे उठा रहा है जिस मुद्दे पर आधी जनता दिग्भ्रमित है। उनमें, उनके मन में भ्रम है कि हाँ, ये हो सकता है कि इथेनॉल से हमारी माइलेज कम हो रही है, उसमें कुछ सत्यता भी है। तो कुछ सत्यता का लाभ लेकर के केजरीवाल टाउन हॉल करने उतर गए हैं, और अब केजरीवाल इस मुद्दे को लेकर के सड़क पर उतरेंगे और नाकों चने चबाने की प्लानिंग कर रहे हैं। अब जो इंटेलिजेंस के टेबल पर जो ऑफिस दफ्तर में प्रधानमंत्री से लेकर के एनएसए और गृह मंत्री के दफ्तर में जो ये खुफिया रिपोर्ट है, इस खुफिया रिपोर्ट पर सरकार कैसे एक्ट करती है, ये तो आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। लेकिन केजरीवाल एंड केजरीवाल गैंग हो सकता है कि तीसरी दफा भी धूर्त बनाने में कामयाब हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।